नमस्कार दोस्तों, EHS चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा, जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो डायस्पोरा किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम ओन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर कोई ग्रुप ऑफ द पीपल अपने देश से दूसरे देश जाता है तो वो डायस्पोरा या हिंदी में प्रवासी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी देश पे जाते हैं, UK, US, तो वहाँ आप इंडियन डायस्पोरा या भारतीय प्रवासी कहलाएंगे। आप इसे लोकल लैंग्वेज में माइग्रेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये 1 साल 2 साल या 10 साल पहले से लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, लगभग सदियों से माइग्रेशन करते आ रहे हैं। तो हम जानेंगे ब्रिटिश पीरियड से, फिर हम लोग जानेंगे ब्रिटिश पीरियड के बाद यानी आज़ादी के बाद 1960s, 70s और 80s में क्या वजह थे पीपल्स के माइग्रेशन के। लास्ट में हम लोग जानेंगे कि भारतीय प्रवासी जो दूसरे देश में रहते हैं उस देश में क्या सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे मिलियंस ऑफ इंडेंचर्ड लेबरर्स वर सेंट टू मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स, फिजी, साउथ अफ्रीका फ्रॉम यूपी एंड बिहार। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे लाखों इंडेंचर्ड लेबरर्स, वैसे लेबरर्स जो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स होते थे, जो टाइम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आते थे। टाइम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट मीन्स services are provided on the basis of fixed periods and the payments are made on the basis of actually time spent. ब्रिटिशर्स के अलावे फ्रेंच, डच और पुर्तगीज़ भी गोवा और दमन दीव जैसे जगहों से एंगोला और मोज़म्बिक्यू जैसे देशों में लोगों को भेजे। एज अ प्लांटेशन वर्कर वो वहाँ पर गन्ने की खेती और चाय के बागानों में ही काम करते थे। अंडर टाइम बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ गिरमिट एक्ट, उन सभी लेबरर्स को गिरमितियाज भी बोलते हैं। आप नीचे इन 2 पिक्चर्स में देख सकते हैं, खेती करते लोग ये मलेशिया के हैं और जो गन्ने की खेती कर रहे हैं, जो फसल काट रहे हैं, वो फिजी के हैं। ये सभी वो लेबरर्स है या वो गिरमितियाज है जो भारत से इन देशों में गए हैं बाय ब्रिटिशर्स। तो उस टाइम पे हमारा भारत गुलाम था। उस टाइम लोगों को अंग्रेज बहला फुसला कर यहाँ से ले जाते थे, बट वहाँ पर लिविंग कंडीशन ऑफ द लेबरर्स वर नॉट बेटर दैन अ स्लेव। वहाँ पर लोगों की हालत एक गुलाम से ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो अब टाइम है 1960s का। इस टाइम पे हमारा भारत आज़ाद हो चुका है। तो उस टाइम में मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स, प्रोफेशनल आर्टिजन्स, ट्रेडर्स माइग्रेटेड टू कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो उस टाइम तक हमारा देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम थे, लगभग ना के बराबर थे। तो लोगों ने सोचा क्यों ना इन सभी पड़ोसी देशों में जाया जाए जहाँ पर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भारत से तो ज़्यादा थे। अब आप नीचे इन 2 पिक्चरों में भारत के प्रवासी मलेशिया और इंडोनेशिया के देशों में देख सकते हैं। अब तो पीरियड है 1970s का। ड्यूरिंग दिस पीरियड many semi skilled and skilled laborers migrated to West Asian due to oil boom in such countries, and entrepreneurs, store owners, professionals, business also migrated. Oil boom that means उस टाइम ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी और इंटरनेशनली इसकी डिमांड भी बढ़ रही थी। इस वजह से वहाँ पर भी लोगों की ज़रूरत बढ़ने लगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी। इन नीचे 2 पिक्चर्स में आप देख सकते हैं इंडियन डायस्पोरा गल्फ कंट्रीज़ और अदर ओपेक कंट्रीज़ में काम करते हुए। ओपेक दैट मीन्स ओपन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। 1980s के बाद हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मीडिया पर्सन्स माइग्रेटेड टू कंट्रीज लाइक USA, UK, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी एक्सेट्रा। 1980s के बाद कई सारे प्रोफेशनल्स लेबर्स के अलावे अब प्रोफेशनल्स माइग्रेशन करने लगे थे इन सभी देशों में, और आज भी कई सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स करते हैं। अगर इतने सारे लोग अगर किसी देश में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो प्लेस ऑफ ओरिजिन में तो पड़ेगा ही। प्लेस ऑफ ओरिजिन दैट मीन्स फ्रॉम विच कंट्री द पीपल हु माइग्रेटेड आर बिलोंग्ड। तो ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स मेक इंडियन डायस्पोरा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड।
और टुडे द इंडियन पॉपुलेशन इन द फॉलोइंग कंट्रीज आर, यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 45 लाख की आबादी है भारत के पीपल की। यूएई में 35 लाख, लगभग 27% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मलेशिया में 30 लाख, सऊदी अरेबिया में 28 लाख। ये सब सारे रफ फिगर्स हैं। इन सभी देशों में इंडियन डायस्पोरा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इनके डेवलपमेंट पे। इससे भारत को भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि लगभग 6.9 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इंडियन डायस्पोरा अपने देश में रेमिटेंस भेजते हैं। The Indian diaspora is killing us. Okay, they are. Not literally. Not literally, but and it maybe in a good way, but killing us in terms of competition. Okay, people are traveling from India to all different countries all throughout the world, and they are more successful than the general population. That is true in almost all of the countries that they're in. Yes. And it's certainly true here in the United States. It is. So I'm going to give you a couple examples. Put up the graphic. It's Indians versus general population of the United States. Just to give you an example of how much they're better in terms of education and employment. So the Indian diaspora in the U.S. is only 1%, except when it comes to graduate school population in the top universities in the United States, they make up 13% of the population. By the way, they're not even close to 1% of the population. They're less than 1%, and they have 13%. That's a giant number of the graduate students. In the United States, 67% of Indians have bachelor's degrees. Now compare that to 28% of the general population in the United States. Beating you with a whooping stick. The average household income for Indians is $90,000, whereas the average household income for the general population in the U.S. is $50,000. That is a giant, giant difference. Supposed to do, you take them out of the office and hit them with a stick a couple times. They will do. Okay. Now, look,